डियर स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में उत्पादन फलन को पढ़ चुके थे। तो हमने बात की थी कि उत्पादन फलन जो है वो समय के आधार पर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। उत्पादन फलन जो है समय के आधार पर 2 प्रकार का होगा। एक कहलाता है अल्पकाल और एक कहलाता है दीर्घकाल। ठीक है, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। देखिए, अल्पकाल और दीर्घकाल के उदाहरण हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि अल्पकाल क्या होता है। अल्पकाल कोई समय निश्चित नहीं होता है। अल्पकाल और दीर्घकाल जो है वो फर्म के इस बात पर निर्भर करता है कि फर्म में जो है उत्पादन के साधनों में परिवर्तन किस आधार पर कर सकता है। तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के आधार पर जो है वो समय अवधि जो है वो 2 प्रकार की होगी, अल्पकाल और दीर्घकाल। अगर उत्पादन के सभी साधनों में या कुछ साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, कुछ साधनों यानी 1 या 2 साधनों में जो परिवर्तनशील साधन है उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, तो वो समय क्या कहलाएगा? अल्पकाल कहलाएगा। जबकि दूसरी तरफ दीर्घकाल वह लंबी समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, सबको 5 साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वह समय वह अवधि क्या कहलाएगी? फर्म के लिए दीर्घकाल कहलाएगी। ठीक है, तो अल्पकाल इसीलिए समय के आधार पर हम कह सकते हैं उत्पादन फलन 2 प्रकार का होगा। कौन सा? अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। क्यों फर्क क्यों होगा? क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं हो सकता। फर्म अगर चाहे तो कुछ साधनों में वो बदलाव कर सकती है। जैसे पूंजी को डबल कर दिया, 4 लाख की पूंजी थी 8 लाख कर दिया, अल्पकाल में संभव है। या श्रम को परिवर्तित कर सकता है, 10 श्रमिक लगाए 10 की जगह 20 श्रमिक लगा सकता है। ठीक है, तो अल्पकाल में कुछ साधनों में केवल कौन से साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है? परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है, स्थिर साधनों में नहीं। स्थिर साधन भूमि वगैरह। ठीक है, तो इसलिए अल्पकाल में उत्पादन फलन अलग होगा, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए दीर्घकाल में सारे साधन क्या बन जाएंगे? दीर्घकाल में सभी साधन क्या बन जाएंगे? परिवर्तनशील। यानी अल्पकाल में ही फर्क होगा स्थिर साधनों का और परिवर्तनशील साधनों का। बात समझ में आई कि अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। कौन से? एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। ठीक है, तो भूमि, पूंजी और श्रम किस में आ जाएंगे? परिवर्तनशील। और स्थिर साधन भूमि। ठीक है, तो ये स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर कहां पर देखने को मिलेगा? अल्पकाल में। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या बन जाएंगे? परिवर्तन। तो दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों को जो है सारे साधनों को आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकते हैं। भूमि को डबल कर सकते हैं, पूंजी को डबल कर, सब चीजों को डबल कर सकते हैं, सब चीजों को आधा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीर्घकाल में सभी साधन क्या बन जाएंगे? तो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर कहां पर देखने को मिलता है? केवल अल्पकाल। जबकि दीर्घकाल में सभी साधन क्या हो जाते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन फलन अलग अलग प्रकार का होता है। अब इसमें अंतर क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। अल्पकाल और दीर्घकाल की अवधारणा अगर समझ में आ गई तो आपके ये उत्पादन फलन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग है अपना अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। उत्पादन फलन में अंतर। अभी मैंने आपको अंतर बता दिया था। अभी मैंने आपको उत्पादन में दो अंतर होते हैं अल्पकाल और दीर्घकाल उत्पादन फलन में। क्या कि अल्पकाल में क्या होता है? कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या हो जाते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं। तो एक तो अंतर ये हो गया।
ठीक है, तो क्या पहला अंतर क्या होगा? अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या होंगे? उत्पादन के कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादन के कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो कौन कौन से परिवर्तनशील साधन कौन से? पूंजी और श्रम, जैसे पूंजी और श्रम। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी साधनों को दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन संभव है या सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो एक तो अंतर यही हो गया। पूछा जाएगा अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में प्रमुख अंतर क्या है? तो अल्पकाल दीर्घकाल केवल उत्पादन के साधनों के आधार पर होता है कि जब उत्पादन के कुछ साधनों में बदलाव किया जा सकता है तो वो समय अवधि क्या कहलाएगी? अल्पकाल। और जब उत्पादन के सभी साधनों में बदलाव किया जा सकता है तो वो क्या कहलाएगी? दीर्घकाल। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों में ही, कुछ साधन कौन से हैं? जो परिवर्तनशील साधन होते हैं, श्रम पूंजी, उनमें ही परिवर्तन किया जा सकता है, सभी साधनों में नहीं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। तो एक तो अंतर ये हो गया, ठीक है। दूसरा, स्थिर व परिवर्तनशील साधनों का अंतर। स्थिर व परिवर्तनशील साधनों का अंतर ये कहां पर देखने को मिलेगा? अल्पकाल में, ठीक है। तो दूसरा अंतर क्या होगा कि अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक स्थिर साधन और दूसरे परिवर्तनशील साधन। अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन से साधन? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या बन जाते हैं? परिवर्तनशील। स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर कहां पर समाप्त हो जाता है? दीर्घकाल में। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या हो जाते हैं? क्योंकि किसी साधन को स्थिर रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत के हिसाब से आप भूमि को बढ़ा सकते हो, पूंजी को बढ़ा, सब बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अल्पकाल में दूसरा अंतर क्या है कि अल्पकाल में उत्पादन के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन से दो भाग हैं? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, ठीक है। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या बन जाते हैं? परिवर्तन। स्थिर और परिवर्तनशील का अंतर समाप्त हो जाता है कहां पर? दीर्घकाल में। और दीर्घकाल में सभी उत्पादन के साधन क्या बन जाते हैं? परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं, ठीक है। तो दूसरा अंतर तो ये हो गया, दो अंतर हो गए। एक अंतर और होता है कि अल्पकाल में जो उत्पादन की तकनीक है, अल्पकाल में उत्पादन की तकनीक क्या होती है? स्थिर होती है। स्थिर कह दो, अपरिवर्तित कह दो। क्योंकि अल्पकाल में अगर हम चाहें कि नई तकनीक लाएं, नई मशीनें लाएं, तो संभव है क्या? ठीक है। तो तकनीक में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। जबकि दीर्घकाल में तकनीक में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन किया जा सकता है। दीर्घकाल में तकनीक बदली जा सकती है। अगर आपको कम माल उत्पादन हो रहा है, आपको लागत ज़्यादा आ रही है, तो आप नई मशीन खरीद लो, है ना भाई। तो दीर्घकाल में उत्पादन की तकनीक में क्या किया जा सकता है? परिवर्तन संभव है।
मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ 3 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन साधनों में 3 प्रमुख अंतर होता है। उत्पादन फलन में 3 अंतर होता है। उत्पादन फलन को आपने पहले ही पढ़ लिया है क्या, कि Q इज फंक्शन ऑफ LD, L, K और O अदर। तो LD क्या हो गया, लैंड भूमि, K लेबर श्रम, K यानी पूंजी और अन्य अदर में आ जाएगा। तो अल्पकाल में अगर उत्पादन फलन है, अल्पकालीन उत्पादन फलन है, तो आप क्या करोगे, केवल कुछ साधनों में, जैसे आपने श्रम को बदल दिया, लैंड स्थिर होगा, अदर स्थिर होंगे, के पूंजी स्थिर होगी, केवल किसको बदल रहे हो, लेबर। ठीक है, तो लेबर को बदला आपने, भूमि श्रम को बदला, तो एक साधन या 2 साधनों में बदलाव किया जा सकता है अल्पकाल में। ठीक है, जबकि अगर दीर्घकाल स्थिति है तो दीर्घकाल में कोई साधन स्थिर नहीं होगा, सारे साधन क्या हो जाएंगे, तो उनको सबको बदल सकते हो, सबको 2 गुना कर सकते हो, सबको आधा कर सकते हो। लेकिन अल्पकाल अगर है तो केवल एक साधन को डबल कर सकते हो आप, बाकी सब स्थिर है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये अंतर होता है। तो ये 3 अंतर होते हैं अल्पकाल में। अल्पकाल में उत्पादन के साधनों में ही, कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे पूंजी या श्रम, या तो पूंजी को बदलो या श्रम को बदलो। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को क्या किया जा सकता है, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। पहला अंतर। दूसरा, स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर केवल कहां पर देखने को मिलेगा, अल्पकाल में। अल्पकाल में उत्पादन के साधन 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील। अर्थात दीर्घकाल में उत्पादन के स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का भेद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और सभी साधन क्या हो जाते हैं, परिवर्तनशील। ठीक है। तीसरा अंतर, अल्पकाल में उत्पादन की तकनीक क्या होगी, स्थिर होगी। तकनीक स्थिर होने का मतलब आप कोई नई मशीन या नई टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते अल्पकाल में जरूरत के हिसाब से, लेकिन दीर्घकाल में आप तकनीक में भी क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल प्रश्न भी बनते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। समझ में आ गया दोनों में? हेडिंग लगाइए, अल्पकालीन उत्पादन फलन। हिंदी में इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इसको शॉर्ट टाइम प्रोडक्शन फंक्शन। अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अल्पकाल की। अल्पकाल का अर्थ अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको उत्पादन फलन और बाकी चीजें समझ में नहीं आएगी। तो अल्पकाल का अर्थ क्या होगा? अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है। अल्पकाल और दीर्घकाल घंटे, समय, दिन या इसमें वर्ष में नहीं आते हैं। अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है, कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है। कुछ साधनों में परिवर्तन संभव होता है, सभी साधनों में नहीं। जैसे आपने लेबर डबल कर दिया, श्रम को दुगुना कर दिया। पहले 5 श्रमिक लगे हुए थे, अब 10 श्रमिक लगा दिए जरूरत के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको उत्पादन दुगुना करना है तो बाकी साधनों को स्थिर रखना है, सीधे श्रमिक को बढ़ा दो। 5 मजदूर लगाने थे, 10 लगा दो। पूंजी को डबल कर सकते हो, जैसे 5 लाख रुपए लगे थे, 10 लाख लगा दिए। ठीक है, तो उत्पादन के कुछ साधनों में ही परिवर्तन संभव है। ठीक है,
तो अल्पकाल वह कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के केवल परिवर्तनशील साधनों में ही बदलाव किया जा सकता है। कौन से साधनों में? केवल परिवर्तनशील साधनों में ही बदलाव संबंध। बदलाव कौन से परिवर्तनशील साधन? जैसे श्रम। श्रम उत्पादन का कैसा साधन है? परिवर्तनशील साधन। ठीक है। पूंजी, पूंजी भी कैसा साधन है? परिवर्तनशील। ठीक है। तो कुछ साधनों में ही यानी परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे श्रम या पूंजी। ठीक है। जबकि सारे साधनों में संभव नहीं है, जैसे भूमि को आप डबल नहीं कर सकते। ठीक है। तो अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधन अलग अलग होते हैं। अल्पकाल में साधनों को दो भागों में बांट सकते हैं। उत्पादन के साधनों को अल्पकाल में दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। कौन कौन से साधन? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। ठीक है। तो अल्पकाल में केवल आप कुछ एक साधन में परिवर्तन कर सकते हो, यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन अगर देखें उसको, तो अल्पकालीन उत्पादन फलन जो है वो फलन के रूप में किस प्रकार दर्शाया जाएगा कि Q इज फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, अदर। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ साधन को, जैसे एक साधन को बदल सकते हो। जैसे लैंड क्या है? लैंड स्थिर है, लेबर कैपिटल स्थिर है और अदर स्थिर है। केवल किस में परिवर्तन कर सकते हो? श्रम में, लेबर। ठीक है। तो अल्पकाल में जो नियम लागू होगा उस नियम को कहा जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। बात समझ में आई कि अल्पकाल में उत्पादन के सारे साधनों में परिवर्तन संभव नहीं है। अल्पकाल में उत्पादन के साधन दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। जैसे भूमि है, भूमि कैसा साधन है अल्पकाल में? स्थिर। और परिवर्तनशील साधन कैसा है? जैसे श्रम। ठीक है। तो स्थिर साधनों और परिवर्तनशील साधनों का अंतर कहां पर देखने को मिलेगा आपको? अल्पकाल में। ठीक है। तो अगर हम अल्पकाल में जो नियम लागू होगा उस नियम को कहा जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अल्पकाल में जो नियम लागू होता है उसमें कौन सा नियम लागू होगा? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्योंकि ये भेद, स्थिर और परिवर्तनशील का भेद कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? अल्पकाल में मिलेगा। तो अल्पकाल में जो नियम लागू होता है वो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहलाएगा। अब ये होता क्या है इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है भाई। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन होता क्या है हमने पढ़ा था। अल्पकाल व कम समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों में ही परिवर्तन किया जा सकता है, सभी साधनों में नहीं। ठीक है। तो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का अंतर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अल्पकाल में। ठीक है। तो अल्पकाल में जो नियम लागू होगा, यानी अल्पकाल में स्थिर और परिवर्तनशील साधन अलग अलग होते हैं। अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की प्रक्रिया को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन का मतलब क्या है। यानी जो नियम अल्पकाल में लागू होता है, अल्पकाल में अगर उत्पादन हो रहा है तो अल्पकाल में उत्पादन होगा तो क्या होगा? स्थिर और परिवर्तनशील साधन अलग अलग होंगे। तो अल्पकाल में उत्पादन का फलन अगर है तो उसे क्या कहा जाएगा? अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है। तो अल्पकाल में उत्पादन के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अल्पकालीन उत्पादन फलन। और अल्पकाल में जो नियम लागू होता है उसे कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। ठीक है। तो अल्पकाल में जो नियम लागू होगा उसको कहा जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कम से कम 6 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए, दीर्घकाल में अलग नियम लागू होगा और अल्पकाल में अलग नियम लागू होगा, ठीक है। तो दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट है। एक बार ये पूछा जाता है और एक बार वो पूछा जाता है दीर्घकाल का। तो आपको याद रखना है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में कौन सा नियम लागू होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल, यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब ये नियम क्या होता है, तो देखिए इसके अन्य नाम क्या हैं। पहले हम पढ़ते हैं इस नियम को किस किस नाम से जाना जाता है। अन्य नाम क्या है इस नियम के। पहली बात तो ये नियम लागू कब होता है, केवल अल्पकाल में लागू होता है। कब लागू होता है, अल्पकाल में लागू होता है। इस नियम को और किस नाम से जाना जाता है, इसे पहला नाम तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, दूसरा घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम। दूसरा नाम क्या है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, या परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या परिवर्तनशील प्रतिफल के अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम, ये सब इसी के नाम है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का ही नाम है घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम और परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम, ठीक है। अब इस नियम को हम पढ़ते हैं। ये नियम क्या है, एक और नाम है इसका, एक सीमा के बाद, एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन नियम। सीमांत उत्पादन का नियम, ठीक है भाई। तो ये इसके परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अन्य नाम हैं। क्या क्या नाम है, घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम और एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, ठीक है। अब इसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम किसने कहा है, घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, ये नाम, इस नियम को यानी परिवर्तनशील में मुख्य नाम तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है। इसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम जो है, इन्होंने इस शब्द को इन्होंने काम में लिया है। सर्वप्रथम ये काम में लिया था फ्रांसीसी विद्वान, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जो हुए हैं दुर्गोट, ट्रूगोट। इस नियम को सबसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया है, ट्रूगोट ने, ठीक है। ये नाम किसने, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया है इसको, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने। किसने दिया है, ट्रूगोट ने, ठीक है। एक बिंदु के बाद घटता हुआ, एक बिंदु कह दो या एक सीमा के बाद कह दो, एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम,
सीमांत उत्पादन का नियम, ये सब नाम किसने दिया है इसको? एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, ये नाम दिया है पॉल सैमुअल्सन ने, पॉल ए सैमुअल्सन। देखिए एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं ये, ठीक है। इस नियम को पढ़ने से पहले इसके अन्य नाम याद पड़ते हैं। परिवर्तनशील अनुपात, मुख्य नाम तो इसका क्या है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। इसको अन्य किन नामों से जाना जाता है? घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम। देखिए किसी भी नाम से आ सकता है कि भाई 5-6 नंबर का प्रश्न आ सकता है, घटता हुआ सीमांत उत्पादन के नियम से आप क्या समझते हैं, या एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन के नियम से आप क्या समझते हैं, या परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जरा याद रखना है, एक तो ये हो गए 3 नाम हो गए इसमें, एक तो प्रश्न 1 नंबर का इससे आता है। यह आता है कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया है? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने। किसने दिया है? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने। दूसरा आ जाएगा परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया है? पॉल ए सैमुअल्सन ने, ठीक है। कौन सा शब्द कहाँ में लिया उन्होंने? यह पूछा जा सकता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम किसने नाम दिया है? पॉल ए सैमुअल्सन ने, ठीक है। और सर्वप्रथम 1947 में इस नियम को जो है, ये जो नाम है कौन सा? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम का नाम इसने किसने दिया था? इसको ये नाम दिया था 1947 में E.H. चैम्बरलिन ने। E.H. चैम्बरलिन ने इसको नाम क्या दिया था? सर्वप्रथम इसे परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम कहा था। परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम, प्रतिफल का नियम। तो ये नाम इसको किसने दिया था? E.H. चैम्बरलिन ने। क्या नाम दिया था? E.H. चैम्बरलिन ने इसे क्या कहा था? परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम कह दो या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कह दो। तो ये नाम वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कौन सा नाम? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम। ये नाम किसने दिया था? E.H. चैम्बरलिन ने, ठीक है, ठीक है। घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया था? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने। एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया था? पॉल ए सैमुअल्सन ने। इसका प्रचलित नाम जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो क्या नाम है? परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। और ये नाम किसने दिया था इसको? E.H. चैम्बरलिन, ठीक है भाई। अब इस नियम को पढ़ने से पहले ये पूरा नियम एक साथ पढ़ना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए इस नियम को शुरू करने से पहले अपन को जो है पुराने वापस इसको रिपीट करते हैं। सबसे पहले अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है? उत्पादन फलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर क्या होता है? नंबर 1, अल्पकालीन उत्पादन फलन में क्या होगा? कुछ साधनों में ही आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, उत्पादन के सभी साधनों में नहीं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है, ठीक है। दूसरा अंतर, अल्पकाल में उत्पादन के साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन क्या हो जाते हैं? परिवर्तनशील हो जाते हैं, अर्थात स्थिर परिवर्तन का अंतर खत्म हो जाता है, सारे साधन क्या बन जाते हैं? परिवर्तनशील। तीसरा अंतर क्या है? अल्पकाल में उत्पादन की जो तकनीक है वो क्या होती है? स्थिर होती है, जबकि दीर्घकाल में उत्पादन की तकनीक में भी बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 अंतर हैं। फिर हमने अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होता है? अल्पकाल में जो नियम लागू होता है उसे कहा जाता है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो आज हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पढ़ रहे थे। इसका अन्य नाम क्या क्या है? घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों के प्रतिफल का नियम और एक सीमा के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम, ठीक है। इसे घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया था? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ट्रूगोट ने। एक बिंदु के बाद घटता हुआ सीमांत उत्पादन का नियम नाम किसने दिया था? पॉल ए सैमुअल्सन ने,
ठीक है। और इसका सबसे प्रचलित नाम है परिवर्तनशील अनुपातों का प्रतिफल का नियम। ये नाम वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसको ये नाम किसने दिया था, इसको E.H. चैम्बरलिन ने। ठीक है भाई। अब इस नियम को हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, नियम की व्याख्या पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पीरियड में। नेक्स्ट जो है आपका क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम होता क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।